हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रफॉन्डली फिजिसिस्ट। सो आज की वीडियो में वी विल टॉक अबाउट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब्स जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, तो उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, रिलैक्सेशन कितनी है एंड फीस और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी डिस्कस्ड इन टुडेज़ वीडियो। तो हर एक सब्जेक्ट में ही वैकेंसी है, तो मैं बेसिकली जो है फिज़िक्स की एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इसको अपने सब्जेक्ट के रेफरेंस में समझ लेना। तो अगर हम फिज़िक्स की बात करें, 47 वैकेंसीज़ हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट जो उन्होंने दिया है, जर्नल कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट हैं, जर्नल EWS के लिए 2, जर्नल फीमेल के लिए 6, जर्नल फीमेल EWS के लिए 2 हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए 6, शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 4, शेड्यूल कास्ट एक्स सर्विसमैन 1, BC 2, BC फीमेल 2, BC एक्स सर्विसमैन 1, एक्स सर्विसमैन 2, एक्स सर्विसमैन फीमेल 2, हैंडीकैप बाय रोटेशन 2, स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं है कोई, स्पोर्ट्समैन SC 1, स्पोर्ट्समैन फीमेल 1, फ्रीडम फाइटर की कोई पोस्ट नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं 47 है। आप देख लेना आपकी कौन सी कैटेगरी है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सो नेक्स्ट इज़ अप्लाई कहाँ करना है, राइट। तो अप्लाई करने के लिए एक तो उन्होंने वेबसाइट जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वही मैंशनड है, और साथ में एक लिंक भी प्रोवाइड किया है। और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 नवंबर। अभी तक जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा, आप चेक करते रहना, विजिट करते रहना साइट को। सो नेक्स्ट है कि जो एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हो, देन आप जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज़ MSc में जो है मास्टर डिग्री जो भी है आपकी, MA MSc, उसमें जो है 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके। जैसे ये जनरल कैटेगरी के लिए है, आगे आप देखोगे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं उनके लिए मार्क्स में रिलैक्सेशन भी है। तो मेन है यहाँ पर एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स इन द मास्टर्स। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, मैट्रिक लेवल पर मतलब 10th क्लास में जो है आपने पंजाबी का जो है पेपर क्वालिफाई किया होना चाहिए। पंजाबी चाहे आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो चाहे इलेक्टिव, लेकिन एग्ज़ाम जो है उसका क्लियर होना चाहिए। सो नेक्स्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगी। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर कि अगर जो है आपका नेट क्वालिफाइड है, राइट, या फिर जो आपकी स्टेट में जो SLET स्लेट है या फिर सेट है, अगर वो क्वालिफाइड है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, राइट। तो मेन जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन ये है कि आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो नेक्स्ट कंडीशन है कि आपने जो है नेट क्वालिफाई नहीं किया हुआ लेकिन आपने PhD की हुई है, राइट। तो यहाँ पर कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, जिन्होंने जो है PhD रजिस्टर की होगी प्रायर टू जुलाई 11, 2009। सो जिन कैंडिडेट्स ने PhD जुलाई 11, 2009 से पहले जिनकी PhD रजिस्टर हुई है, वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे, चाहे उन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं किया है। दे आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द नेट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट उन्होंने PhD के रिगार्डिंग ही कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं। फर्स्ट है कि जो PhD है रेगुलर मोड में होनी चाहिए। सेकंड जो है कि जो PhD थीसिस का एवेल्युएशन है वो एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर ने किया होना चाहिए। थर्ड है ओपन PhD वाइवा वॉइस जो है वो कंडक्ट हुआ होना चाहिए। फोर्थ है कि जो कैंडिडेट है उसने एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर जो हैं पब्लिश किए होने चाहिए। यहाँ पर फिफ्थ जो है यहाँ पर कि जो कैंडिडेट है उसने एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन तैयार की होनी चाहिए अपने PhD वर्क के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से जो है PhD वाले स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो कैसे एलिजिबल होंगे, जब उनकी PhD जो है दैट इज़ रजिस्टर्ड प्रायर टू जुलाई 11, 2009 एंड अलॉन्ग विद दैट ये सारे जो है ये सारे क्राइटेरिया भी साथ में वो क्वालिफाई करेंगे, देन PhD कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो है कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड की है एज में एंड एज वेल एज मार्क्स में। सो जहाँ जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स 55% है फॉर मास्टर लेवल, लेकिन अगर आप जो है रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो कि है शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स, डिफरेंटली एबल्ड या फिर OBC, देन आपको 5% की रिलैक्सेशन है। मतलब देन जो क्राइटेरिया है आपके लिए दैट इज़ एटलीस्ट 50% मार्क्स एट द मास्टर लेवल,
ठीक है। यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें नेट एंड सेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दिस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो उनके लिए ये सिर्फ जो उनके मास्टर्स के मार्क्स हैं उन्हीं के बेसिस पर दे आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास्टर लेवल मार्क्स परसेंटेज। तो आई होप आपको एलिजिबिलिटी कंडीशंस अच्छे से समझ आ गई होंगी। फर्स्ट थिंग इज़ कि आप नेट क्वालिफाई होना चाहिए। सेकंड है, अगर आपने नेट नहीं क्वालिफाई किया है, आप पीएचडी कैंडिडेट हैं, देन एक जो है ईयर की कंडीशन है 2009 से पहले आपकी पीएचडी रजिस्टर होनी चाहिए, और कुछ ये 5-6 पॉइंट्स हैं, ये सारे जो हैं क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने चाहिए। और थर्ड है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है जिसमें नेट एंड सेट कंडक्ट ही नहीं होता है, देन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मास्टर लेवल मार्क्स आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5% रिलैक्सेशन भी है आपको मास्टर लेवल के मार्क्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर फिर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गए हैं आपके, अब सिलेक्शन कैसे होगी। सो यहाँ पर एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके स्कोर्स के बेसिस पर मेरिट लिस्ट फॉर्म होगी एंड देन सिलेक्शन होगी। अब यहाँ पर एक थर्ड पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है दैट अगर आपने जो है एज अ पार्ट टाइम या फिर गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं आप या काम किया हुआ है, देन जो है आपको मार्क्स में वो आपके एज अ मार्क्स ऐड होगा पर ईयर के अकॉर्डिंग, मतलब 1 साल का 1 मार्क, 2 इयर्स के 2 मार्क्स, ऐसे मैक्सिमम जो है आपको 5 साल के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम 5 मार्क्स जो हैं आपके रिटन टेस्ट में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो जितना भी आपने स्कोर किया होगा उसमें 5 मार्क्स और जुड़ जाएंगे अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ गेस्ट फैकल्टी या फिर एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्दर बात करते हैं एज लिमिट की। फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है, एज लिमिट शुड बी बिटवीन 18 एंड 37 ईयर्स, ठीक है। तो मिनिमम एज जो है 18 है, मैक्सिमम एज लिमिट 37 ईयर्स है। उसके बाद फर्दर जो है एज रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस को फॉर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख लेना जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन भी है एज में एंड 5% जो है वो मार्क्स में भी रिलैक्सेशन है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इज़ अपर एज लिमिट, जो अगर आप गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 45 ईयर हो जाएगी। विडो एंड डिवोर्सी के लिए जो एज लिमिट है दैट विल बी 42 ईयर्स। फर्दर 10 ईयर की एज लिमिट में रिलैक्सेशन है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए भी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर आपने जो है आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं, देन आपको जो है कोई भी यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी अगर एज के हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखना गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बिकॉज सर्टेन स्टूडेंट्स आर लाइक कि कुछ कैंडिडेट्स को होता है कि हम प्राइवेट कॉलेज में काम कर रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट नहीं होगा, उनको जो है रिलैक्सेशन नहीं है। ये सिर्फ रिलैक्सेशन उन्हीं कैंडिडेट्स को है जो गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एज में कोई अपर एज लिमिट नहीं है एंड सेकंड हमने देखा था कि जो एक्सपीरियंस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मार्क्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के रिगार्डिंग। तो जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स या बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं उनके लिए फ़ीस 750 है। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली के लिए 500 है। और EWS या फिर PWD जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन के डिसेंडेंट्स जो हैं उनके लिए 500 फ़ीस है। रेस्ट जो अनरिजर्व कैटेगरी में आ जाते हैं ऑल अदर कैटेगरीज दैट इज़ जनरल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ पंजाब एंड वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो बाकी जितनी भी कैटेगरीज रह जाती हैं सबके लिए फ़ीस जो है 1500 रुपीज़ है। तो जैसे कुछ पॉइंट्स उन्होंने और भी मेंशन किए हुए हैं कि जैसे आपने जब आप फ़ीस पे कर देते हो तो फ़ीस स्लिप संभाल के रखना बिकॉज जब वो स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, जब आपकी फ़ाइनल अपॉइंटमेंट होगी तो वहाँ पर वो आपको फ़ीस स्लिप चाहिए होगी, उसको आपको संभाल के रखना है। सेकेंड थिंग इसके एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट ऑप्शन नहीं होगा, मतलब एक तरीके से जब अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं अगर राइट, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करना होगा, मतलब दोबारा आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए उसमें ये एडिट वाला ऑप्शन नहीं आएगा बाद में। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो एक बार ध्यान से भरना बिकॉज अगर एक भी आप गलती करोगे और आपका फॉर्म लॉक हो गया तो दोबारा फॉर्म फिल करने के लिए आपको दोबारा फ़ीस देनी होगी।
सिलेबस अभी तक जो है वो आया नहीं है, इसमें अटैच नहीं है सिलेबस। सो सिलेबस हम होप कर सकते हैं कि उसका लेवल थोड़ा हाई होगा, बिकॉज जो लेक्चरर लेवल है, जो स्कूल में जो लेक्चरर लेवल का पेपर होता है, उसमें तो उन्होंने नेट का सिलेबस ऐड किया हुआ है, राइट। तो अब ये जो कॉलेज कैडर है उसके लिए वो क्या सिलेबस चूज़ करते हैं, लेट्स सी क्या सिलेबस आता है। सो जैसे ही सिलेबस आएगा आई विल गाइड यू ऑल कि उसको कहाँ से तैयारी करनी है, ईच एंड एवरी डिटेल हम उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सो मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको ज़रूर लाइक कर देना, राइट, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।